सोशल मीडिया में रोज कुछ न कुछ ऐसा घटता रहता है जो जीवन के प्रति हमारे नज़रिए को बदलने में सहायता देता है। यहाँ पर जो ट्वीट आप देख रहे हैं ये कक्षा 12 पास करने के बाद एक छात्रा ने अपने उस टीचर को लिखा है जिस टीचर ने 2 साल पहले उस लड़की से ये कहा था कि तुम कभी भी 10वीं या 12वीं की परीक्षा को पास नहीं कर पाओगी। और इसके बाद उस लड़की ने जब 12वीं की परीक्षा को अच्छे अंकों से पास कर लिया। पास करने के बाद जब उसे यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिल गया और उसी स्ट्रीम में जिस स्ट्रीम से वो स्नातक करना चाहती थी, इसके बाद उसने अपने उस टीचर को व्हाट्सएप पर ये मैसेज किया और इसका जो स्क्रीनशॉट है इसे ट्विटर पर पोस्ट किया। इसको लगभग 63,000 से ज़्यादा लाइक्स मिल चुके हैं और बहुत सारे लोग इस घटना को खुद से कनेक्ट करके देख पा रहे हैं और नीचे बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं। अगर आप इस ट्वीट को देखना चाहते हैं तो @द फेमस स्प्रिंग रोल करके एक ट्विटर हैंडल है, मैं लिंक शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर जाकर आप इस ट्वीट को देख सकते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। बेसिकली फ्रेंड्स, ये जो पूरा ट्वीट है जब आप इसको देखेंगे तो इस ट्वीट में एक छात्रा है जो कि 10वीं में थी 2019-20 में। तब उसकी एक टीचर ने उससे कहा था कि तुम कभी भी अच्छा नहीं कर पाओगी। लेकिन यहाँ पर वो लड़की जो थी उसने 12वीं की परीक्षा को अच्छे अंकों से पास किया। उसके बाद उसने अपने शिक्षक को लिखा कि हर स्टेज पर हर कदम पर आपने मुझे डिग्रेड करने का प्रयास किया, लेकिन मैं आज वहाँ पर हूँ जहाँ पर मैं चाहती थी कि मैं वहाँ पर पहुँचूँ। इसके बाद उसने लास्ट में ये भी लिखा है कि नेक्स्ट टाइम प्लीज़ रिमेंबर टू बी काइंड टूवर्ड्स पीपुल स्पेशली स्टूडेंट्स हु सीक फॉर योर हेल्प। देखिए फ्रेंड्स, ये जो पूरी की पूरी कहानी है इसको आप दो तरीके से ले सकते हैं। देखिए, कभी कभी होता है ना, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो एक होता है नेगेटिव मोटिवेशन। जब आपका अपमान किया जाता है तब आपको मोटिवेशन मिल जाता है कि आप जो है आगे बढ़ें और अपमान की उस जड़ को मिटा डालें। तो कई बार ऐसा हुआ है कि अपमानित होने के बाद ही लोग खड़े हुए। जैसे कि अगर तुलसीदास जी का उनकी पत्नी ने अपमान न किया होता तो शायद रामचरितमानस जैसा महाकाव्य इस दुनिया को न मिल पाता। तो तमाम घटनाएं ऐसी हैं जब लोग अपमानित होने के बाद अपने आप को उन्होंने सिद्ध किया है। लेकिन फ्रेंड्स, बात यहाँ पर ये नहीं है। बात यहाँ पर ये है कि शब्द जो होते हैं वो लंबे समय तक अपना असर रखते हैं। इस दुनिया में लोग आते हैं, चले जाते हैं, समय बीत जाता है, लेकिन आपके शब्द याद रखे जाते हैं। तो लोगों के जहन में विलेन बनकर रहना ये अच्छी बात नहीं है। लोगों के जहन में आप एक अच्छे व्यक्ति बने, ये सबसे प्रमुख बात है। लोगों को अगर आप सकारात्मक रूप से मोटिवेट करें ये ज़्यादा बेहतर है, इसके बजाय कि आप लोगों के प्रति ऐसा व्यवहार अपनाएं कि लोग आपसे बदला लेने के लिए या आपको छोटा साबित करने के लिए ऊपर उठ जाएं। उनका जो होना है वो तो हो जाएगा, लेकिन अगर आप नेगेटिव शब्दों का प्रयोग करते हैं, किसी का बुरा करना चाहते हैं और इसकी वजह से सामने वाला और ज़्यादा मजबूत होकर उभरता है, तो आपके नाम एक कलंक ही आएगा और इस कलंक से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये जो सेशन है और ये जो कहानी है जो मैंने आपको बताई थी, इससे आपको बहुत कुछ सोचने को मिला होगा, बहुत कुछ समझने को मिला होगा। अगर पूरा ट्वीट आप देखना चाहते हैं, ट्विटर पर आप हैं तो लिंक चले जाइएगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर मिल जाएगा और इसके बाद इस पूरे ट्वीट को आप पढ़ पाएंगे और जो लेटेस्ट अपडेट है वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। बात करते हैं UPSSC PT परीक्षा के बारे में। बहुत सारे अभ्यर्थी जो थे वो UPSSC पेट के लिए 27 जुलाई तक आवेदन नहीं कर पाए थे। इसके बाद डेट बढ़ाई गई है 31 जुलाई तक। लेकिन फिलहाल अभी भी जो अभ्यर्थी हैं जब कमेंट करते हैं तो बताते हैं कि उनका जो पेट का सर्टिफिकेट जो अप्लाई करना चाह रहे हैं, वेबसाइट जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही है। एनीवे फ्रेंड्स, जो कुछ भी हो, अभी तक कुल मिला के कितने आवेदन आए हैं ये एक अहम सवाल है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछली बार जो आवेदन आए थे तो पिछली बार कुल मिला के 21 लाख लोगों ने आवेदन किया था। ये 2021 का आंकड़ा है, जबकि 2022 में जो आवेदन अब तक आए हैं वो लगभग 41 लाख तक पहुंच चुके हैं। और क्योंकि आप जानते ही हैं कि 31 जुलाई तक अभी आवेदन चलेंगे, तो ये जो आंकड़ा है ये 50 लाख तक भी पहुंच सकता है। यानी कि इस बार PT परीक्षा में लगभग 50 लाख लोग जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर 50 लाख लोग पार्टिसिपेट करेंगे, डेफिनेटली यहाँ पर देखो इस बार आपका स्कोर पिछली बार से और भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पिछली बार तो जितने भी लोगों ने कम से कम 60 नंबर से कम प्राप्त किया वो लोग लेखपाल भर्ती में सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो 60 अंक मैं बात कर रहा हूँ रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत। अगर आप सामान्य वर्ग के स्टूडेंट हैं
तो कम से कम आपको जो है 65 प्लस का टारगेट रखना चाहिए। और 2022 में ये टारगेट आपका अगर कम से कम 70 प्लस का रखेंगे आप, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। यानी कि आपको अधिक से अधिक अंक जो है प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। पेट का जो पूरा सिलेबस है और पेट के लिए टेस्ट सीरीज है वो इस चैनल पर शीघ्र ही स्टार्ट की जाएगी 1 अगस्त से। इसके लिए पेड बैच स्टार्ट की जाएगी और पेड बैच में आपको पूरा सिलेबस डिस्कस किया जाएगा ताकि पेट में आपके अंक शानदार आएँ। और कम से कम जो टारगेट रहे 100 अंकों की परीक्षा होती है उसमें हम टारगेट रखेंगे 85 प्लस का। देखो ये जो 15% होता है इसको तो कोई भी संस्था कवर नहीं करवा सकती है, लेकिन अगर आप जितना पढ़ाया जाएगा उतना अगर आप पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे प्रतिदिन तो ये टारगेट आप निश्चित रूप से अचीव कर पाएंगे। और अगर 85 मार्क आपके आते हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत सारे लोगों से आगे रहेंगे और कोई भी वैकेंसी ऐसी नहीं होगी जिसमें आप शॉर्ट लिस्ट नहीं होंगे। तो तैयार रहिए, 1 अगस्त से ये बैच जो है स्टार्ट होगी। इसके बाद जो पेड बैच यानी कि पेड ग्रुप जो बनेगा उसके जो नियम होंगे, जो फीस होगी, बाकी की जो प्रक्रिया होगी वो आपको अलग से एक वीडियो के माध्यम से बता दी जाएगी। शिक्षक भर्ती में बेरोजगारों के 290 करोड़ वापस होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कल बता दिया था इसके बारे में, ये न्यूज़ जो है आज अखबारों में भी आई है कि वर्ष 2012 में पूरा जो बैकग्राउंड है वो आप समझ रहे होंगे। 2011 में 72,825 की वैकेंसी आई थी, तब बीएसपी की गवर्नमेंट थी। इसके बाद 2012 में यही वैकेंसी दोबारा से आई थी, तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। लेकिन जो भर्ती पूरी हुई वो बीएसपी वाले नोटिफिकेशन से हुई थी, यानी कि 2011 वाले नोटिफिकेशन से। 2012 में जितने भी लोगों ने आवेदन किया था उनका जो शुल्क है वापस करने के लिए लगभग पिछले 5-7 सालों से बहस चल रही है, लेकिन ये शुल्क वापसी अभी तक नहीं हो पाई है। तो इसके लिए अब 290 करोड़ रुपए वापस करने की कवायद फिर से तेज हो गई है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने सूबे के सभी डाइट प्राचार्यों और बीएसए को पत्र भेजकर अभ्यर्थियों के आवेदन शुल्क वापस करने का निर्देश दिया है। इसके लिए 31 जुलाई तक बीएसए कार्यालय में आवेदन उपलब्ध कराने को कहा गया है। अब ये जो आवेदन है ये बीएसए कार्यालय उपलब्ध कराएगा सरकार को, ताकि सरकार ये समझ पाए कि किस जिले में कितनी धनराशि को भेजा जाना है, ताकि वो जो आवेदन आए थे शुल्क वापसी के लिए उनका शुल्क वापस किया जा सके। देखिए फ्रेंड्स, अभी नए आवेदन के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। उन्हीं छात्रों की फीस वापस की जाएगी जिन छात्रों ने पिछली बार यानी कि 2018 में आवेदन किया था। अभी नए आवेदन कैसे होंगे या नहीं होंगे, क्या प्रक्रिया होगी, इसके बारे में अभी कोई भी शेड्यूल, कोई भी नोटिस, कोई भी सूचना जारी नहीं हुई है। अगर कोई सूचना जारी होती है तो वो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। फिलहाल आपको ये बताना था कि जिन लोगों ने 2018 में आवेदन किया था उन लोगों की जो फीस है उसको वापस करने के लिए जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दी गई है। और लेखपाल भर्ती की परीक्षा जैसा कि आप लोग जानते हैं 31 जुलाई को होने जा रही है। कुल 12 जनपदों में ये परीक्षा करवाई जा रही है इस बार। तो लेखपाल बनने के बाद आपके कार्य क्या होंगे ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि लेखपाल जब आप बन जाएंगे फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो आपको जो है 2 से 3 महीने की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, जो कि उत्तर प्रदेश में कई जनपद हैं जहाँ पर दी जाती है। और उसके बाद किसी वरिष्ठ लेखपाल के साथ आपको लगभग 7-8 महीने तक जो रहना पड़ेगा। इस दौरान आपकी जो सैलरी है वो आपको मिलती रहेगी, मतलब 1 साल तक आपका लगभग ट्रेनिंग पीरियड होगा। उसके बाद इंडिपेंडेंट काम करने के लिए आपको किसी जनपद में नियुक्त कर दिया जाएगा। तो एक लेखपाल का मुख्य काम भूमि का आवंटन होता है। सरकार के निर्देश पर कृषि गणना, पशु गणना और आर्थिक सर्वेक्षण में भी लेखपाल को भाग लेना पड़ता है। सूखाग्रस्त क्षेत्र में नुकसान की गणना करनी पड़ती है, इसका डेटा सरकार को देना पड़ता है। इसके बाद किसानों को इसकी क्षतिपूर्ति की जाती है। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूज वगैरह बनाने में ये आवेदकों को सहयोग करता है। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, सड़क दुर्घटना बीमा दिलवाने में सहयोग करता है। आपदा प्रबंधन अभियान में सम्मिलित होता है। राजस्व अभिलेखों का अपडेट रखता है और राष्ट्रीय कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करता है। तो ये कुछ काम हैं जो कि लेखपालों को करना पड़ता है। और लेखपाल जब प्रमोट होते हैं तो वो बनते हैं राजस्व निरीक्षक। तो चलिए फ्रेंड्स, 31 तारीख को जो लोग भी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं सभी को बेस्ट ऑफ लक है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग परीक्षा में सफल जरूर होंगे। और बात करते हैं डीएलएड परीक्षा के बारे में। बीएड और डीएलएड को लेकर लगभग देखा जाए तो पिछले कई वर्षों से जो बीएड और डीएलएड है उसके जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, उनका आपस में भी जो विरोध होता है वो देखने को आप सोशल मीडिया में देखते ही होंगे। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारी याचिकाएं भी कोर्ट में पहुंच जाती हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। एक तरीके से दोनों जो यहाँ पर कोर्सेज हैं और जो भी लोग ये कोर्सेज करते हैं वो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी जैसे बने हुए नज़र आते हैं।
फिलहाल अगर बात करें डीएलएड के बारे में, तो डीएलएड का कोर्स पिछले कुछ वर्षों में डिग्रेड होता हुआ सा नज़र आता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो डीएलएड और बीएड में बीएड को प्रेफर करते हैं। बीएड क्यों प्रेफर किया जाता है ये आप लोग खुद जानते हैं, और डीएलएड को लोग क्यों नकार रहे हैं ये भी आप लोग खुद जानते हैं। यहाँ पर जो ये खबर है, इस खबर के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान भी यहाँ पर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि एक बार डीएलएड पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है कि क्या वजह है कि डीएलएड को लोग जो है नकार रहे हैं। पिछले साल भी बहुत सारी सीटें खाली रह गई थी, इस बार भी आवेदन के लिए जो डेट थी वो बढ़ाई गई, उसके बावजूद भी कुल मिला के लगभग 2.5 लाख सीटें हैं, लेकिन 2.5 लाख सीटों में से लगभग 70-80 हज़ार सीटें इस बार भी खाली जाने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि आवेदन की जो तिथि थी वो बीत चुकी है और अभी भी सीटों के बराबर भी आवेदन नहीं आए हैं। मतलब जिसने जितने भी अंक पर आवेदन किया है उसका एडमिशन तो पक्का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो लोग डीएलएड करते हैं, इसको पूर्व में बीटीसी कहा जाता है, तो डीएलएड करने वालों को जो है प्राइमरी और जूनियर में नौकरी मिलती है, जबकि बीएड करने वालों को प्राइमरी, जूनियर और टीजीटी पीएचडी में भी मौका मिलता है। तो यहाँ पर देखिए, इसीलिए लोग जो है बीएड की ओर जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर ऐसा ही होता रहा तो आने वाले दिनों में डीएलएड की जो साख है वो और गिरेगी। तो बेहतर होगा कि डीएलएड को भी अपग्रेड किया जाए, और जो कुछ भी है ये आप लोग ज़्यादा हमसे बेहतर तरीके से जानते हैं। तो बस यही कहना था। और इसी के बाद देखिए, मुख्यमंत्री 1 अगस्त को अभिभावकों के खातों में भेजेंगे राशि। तो प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में बढ़ रहे छात्र छात्राओं को वर्तमान सत्र में निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता, मोजा, स्कूल बैग और स्टेशनरी खरीदने के लिए राशि भेजने की शुरुआत 1 अगस्त को होगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी के तहत एक बच्चे के अभिभावक के खाते में 1200 रुपये भेजेंगे, ताकि बच्चा जो है वो अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीद सके। और देखिए, एक अफवाह कल उड़ी थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति के इस्तीफे की। तो यहाँ पर ये जो खबर थी वो भ्रामक थी। हालांकि बहुत सारे लोग इसका सब्स्टिट्यूट भी खोजने लगे थे, यानी कि उनको लग रहा था कि अब अगला कुलपति कौन बनेगा। एनीवे, शाम तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ओर से एक आधिकारिक बयान आ गया कि कुलपति के त्यागपत्र देने की खबर पूरी तरह से निराधार, तथ्यहीन और गलत है। कुलपति ने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट, और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। एक बात ध्यान दीजिए कि मैं यहाँ पर सनसनीखेज खबरों को नहीं लेकर आता हूँ। प्रयास रहता है कि जो खबरें वास्तविक रूप में हैं वही आपके सामने आएँ, और यहाँ पर कोई भी क्लिकबेट इस्तेमाल में नहीं लाया जाता है। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।